हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है कि फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का दो नियम होता है। आज के इस वीडियो में हम दोनों को आपको समझाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो आपको ये दोनों नियम बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो आता है कि जो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, इसका नियम कितना होता है? दो होता है। तो एक होता है प्रथम नियम, ठीक है, और एक होता है द्वितीय नियम। तो सबसे पहले तो हमें प्रथम नियम को बारे में जानना होगा कि प्रथम नियम में क्या बताया गया। तो प्रथम नियम के लिए आपको एक फिगर हमने बनाया हुआ है, इस फिगर को आप समझ लीजिए, प्रथम नियम याद हो गया। तो देखिए इस फिगर में क्या बताया गया। यहाँ पर सबसे पहले फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या लिया, एक बर्तन लिया और उस बर्तन में इन्होंने दो धातुओं को प्लेट को लगा दिया, ठीक है, और उस धातुओं को प्लेट को रखकर और उसमें क्या किया, इन्होंने विद्युत अपघट्य जल में घोल दिया। मतलब एक बर्तन लिया और उस बर्तन में जल था पहले से, और जल में उन्होंने विद्युत अपघट्य जैसे NaCl को घोल दिया और घोलकर उसके बाद इन्होंने दो धातुओं को प्लेट को लगा दिया। और जैसे ही इसमें इन्होंने आवेश को प्रवाहित किया, तो आवेश को प्रवाहित किया तो विद्युत अपघटन की यहाँ पे क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी यहाँ पे? विद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी। आप कहेंगे वैद्युत अपघटन की क्रिया का मतलब क्या है? तो देखिए, मतलब ये धातु की जो प्लेट है ना, इस पर जैसे ही आवेश जब हम देंगे तो वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी। इसका मतलब कि जो क्या होगा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा जो NaCl है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब आयनों में टूट जाएगा तो Na+Cl- हो जाएगा। तो जो धनात्मक है, जैसे Na पर प्लस है तो ये जो ऋणायन प्लेट होगा, ऋणात्मक प्लेट होगा, उसके ऊपर एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा होगा, ठीक है। और जो ऋणायन होगा वो धनायन वाले प्लेट की ओर एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा। तो वहां पे यही सिंपल वे में उन्होंने कहा ना कि फैराडे नामक वैज्ञानिक ने यही कहा कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में जो धातुओं के प्लेटों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। समझ में आया? चलिए देखिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने लिखा है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त कहें या एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेलों द्वारा प्रवाहित जो आवेश होता है उसके समानुपाती होता है। पदार्थों की जो मात्रा होती है, मतलब इन्होंने कहा कि पदार्थों की जो मात्रा होती है वो किसके, आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे W क्या है, पदार्थों की मात्रा हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पदार्थों का भार। बताइए, ये जब सोडियम है ये इधर आकर्षित होगा, धनात्मक है ऋणात्मक प्लेट की ओर, तो इस पर जब एकत्रित होगा तो इसका भार कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। तो या तो आप कह दीजिए पदार्थों की मात्रा, या आप सिंपल में कह सकते हैं पदार्थों का भार भी कह सकते हैं। समझ गए? तो उन्होंने केवल प्रथम नियम आपको क्या बोलना है, आपको कहना है फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार वैद्युत अपघटन की क्रिया में धातु के प्लेट पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मतलब एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। बताइए आप बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? बिल्कुल आसानी तरीके से आप इसको कह देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये W हो गया, जब समानुपाती ये है तो समानुपाती हम दे देंगे। अब हम इतना बात जानते हैं कि Q=I/T होता है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अब आप ये बात जानते नहीं है, विद्युत धारा I=Q/T होता है, ये बात आप जानते हैं ना। विद्युत धारा आवेश बटे समय होता है। अब ये T इधर आ गया तो Q=IT हम कह सकते हैं, तो वही IT की बात यहाँ पे हो रही है। चूंकि हम जानते हैं Q=IT होता है तो हम Q की जगह पर IT रख सकते हैं, तो I और T हमने रख दिया। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे एक और बात कि देखिए ये W हमने लिख दिया, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, ठीक है, जब समानुपाती का
जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है z, फिर से i और फिर से t, ये हो गया। यही आपका मेन फॉर्मूला है इसका, तो आपको याद रखना है प्रथम नियम का, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि सर यहाँ पे z क्या है, क्योंकि z क्या है ये बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे। तो z है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है? वैद्युत मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो z आपने समझ लिया, z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप सिंपल में कहेंगे किसी वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, या तो धातु के प्लेट कह दीजिए या आप सिंपल में इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस नियम को याद कर लीजिए। आप कहेंगे कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उसमें मतलब सेलों द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद यहां तक आपको लिख देना है। नियम हमने लिखा हुआ है, लिखने में कोई परेशानी नहीं है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको आप फिगर बनाकर उसके बाद ये भी आपको लिखना होता है। समझ गए? अब आते हैं द्वितीय नियम पे। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपको नियम याद हो जाए, इसलिए मैं एक ही बात को बार बार कहता हूं, दोहराता हूं। ठीक है, बार बार बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि देखिए कोई भी चीज़ है ना, उसको आप सुनकर याद करेंगे या देखकर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, पर रट कर याद करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी रटवाता नहीं हूं, मैं उसको समझाता हूं, बार बार समझाता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में तो आए। ठीक है, तो वैसे ही ये द्वितीय नियम भी आपको याद हो जाएगा। पहला नियम आपने समझ लिया ना, द्वितीय नियम भी वही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने केवल एक विद्युत जो क्या है मतलब एक हमने वैद्युत अपघटन की यहाँ पे क्रिया हो रहा था, क्योंकि एक प्लेट में हो रहा था। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दो वैद्युत अपघट्य हो जाए, थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर एक ये प्लेट, एक ये प्लेट। अभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ पर दो धातुओं के मतलब दो हमने प्लेट ले लिया है और दोनों में हमने वैद्युत अपघट्य जैसे ये है ना वैसे ही हमने दो ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विभिन्न विद्युत अपघट्य कहेंगे, मतलब अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, ये क्या है? अलग अलग दो विद्युत अपघट्य लिया है, दो से अधिक भी आप ले सकते हैं, बट हमने दो ही लिया है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य में जब सामान्य धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जो धारा हम प्रवाहित करते हैं, जिसमें हमने आवेश इसमें हम देते हैं, वो क्या देंगे? इक्वल देंगे। इसमें भी जितना हम धारा देंगे उतना ही धारा इसमें भी देंगे। तो उन्होंने केवल यही बताया फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में सामान्य धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो किसके? वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। किसके? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ठीक है, और इन्होंने एक और बात बताया कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है, मतलब जो W होता है, वो किसके समानुपाती होता है? तो वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब जो Z है ना, इसके समानुपाती होता है। समझ में आया? तो देखिए इन्होंने दो बातें यहाँ पे बताई है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अभी आपको तो केवल नियम याद करना है, तो आप नियम केवल याद कीजिए। पहले आप कहेंगे, देखिए आप कहेंगे कि जब विभिन्न इलेक्ट्रोडों में मतलब आप कहेंगे जब विभिन्न वैद्युत अपघट्य में सामान्य धारा प्रवाहित की जाती है, समान धारा। ठीक है, सामान्य नहीं, समान मतलब इक्वल धारा। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा तुल्यांकी भार और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है,
हमने लिखा है जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में सामान्य धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा का मतलब W, पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार मतलब E, तुल्यांकी भार व वैद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब Z के समानुपाती होता है। मतलब तुल्यांकी भार के भी समानुपाती होता है और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। समझ में आ गया? तो इन्होंने दो बातें बताया था। अब आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो वैद्युत अपघट्य। तो सबसे पहले वाले के लिए यदि हम कहें कि जो क्या होता है तुल्यांकी, जो मतलब पदार्थों की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो उसके क्या होता है, उसमें तुल्यांकी भार के E1 के समानुपाती होगा। ये पहले वाले के लिए हम ले रहे हैं बर्तन के लिए। दूसरे बर्तन के लिए यदि हम ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा, W2 जो होगा वो E2 के बराबर हो जाएगा, यही ना होगा। अब ध्यान से अगर आप समझेंगे तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल का चिन्ह लाते हैं तो KI1 हो जाएगा और यहाँ पे W2 समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो KE2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो ये फॉर्मूले मिले दो हमें फॉर्मूले मिले। अब देखिए यदि हम फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग देते हैं, मतलब इसमें हम इसका भाग दे देंगे तो हमें यहाँ से एक और फॉर्मूला मिलेगा। वो क्या मिलेगा, W1 बाई W2 इक्वल टू यहाँ पे E1 बाई E2, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे हमें मिला ये फॉर्मूला? अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है, अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है। अभी हम केवल इसके लिए बता रहे हैं। समझिए जो W है वो E के बराबर होगा। तो दो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लिया है तो दोनों के लिए निकाल रहे हैं। तो W1 के लिए E1 हो जाएगा, ठीक है, और W2 के लिए E2 हो जाएगा। और ये जो समानुपाती का चिन्ह रहा तक के एक समानुपाती मतलब एक नियतांक आ गया, ठीक है। अब हम जब इसमें इसका भाग देंगे तो बताइए के दोनों में इक्वल है। अब हम यहाँ पे केवल क्या लिखते, के लिखते, उसके बाद काटते। तो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि ये आपका फॉर्मूला आता है। तो ये किस पर आया, ये आया तुल्यांकी भार पर। अब इसी प्रकार आप निकाल लेंगे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पर, निकाल नहीं लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल में यूज आएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप निकाल लेंगे W1 समानुपाती Z1, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसका भी निकालेंगे, W1 के Z1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से इसको आप कोष्ठ में कर लेंगे। अब फिर से ये पहले वाले के लिए, अब दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो फिर से W2 समानुपाती Z2 हो जाएगा और W2 इक्वल टू KZ2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का भाग दे देंगे। तो यहाँ से जिस तरीके से ये एक फॉर्मूला आया है उसी प्रकार इससे भी हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, W1 W2 इक्वल टू Z1 Z2, ठीक है। ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, जिस प्रकार ये आया है उसी प्रकार ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपको सभी याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद आपको एक सीक्वेंस में यहाँ से लेकर ये लिखना है, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, ठीक है। फिर से एक बीच में लाइन खींचकर फिर से ये यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। ये भी अंत में लिखना है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। ये आपका आसान टॉपिक नहीं, ये आपके 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 नंबर तो फ्री में नहीं ना मिलेगा दोस्त। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको याद हो जाए, वीडियो में ही याद हो जाए। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको लग रहा है कि कुछ आपके लिए मेहनत किया गया है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी बात, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। और तीसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उसको आपको समझना है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं वैद्युत अपघटन, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम समझ में नहीं आ रहा था, तो आप लिखे हो तो यूट्यूब पर फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिलेगा, तो वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।